हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोनिका गोयल क्लासेस। आज हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेशन यानी कि पाचन। और इसको हम करेंगे फटाफट से एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हम पहले भी करते थे। एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते थे। अगर वीडियो लंबी जा रही होती थी तो उसको बीच में थोड़ा सा ब्रेक देते थे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हम। डाइजेशन ह्यूमन बॉडी का सेकेंड टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे भाई, है ना। ह्यूमन बॉडी बॉडी है भाई पूरी, है ना। उसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और पता नहीं और भी बहुत चीज़ें हैं जो शामिल हैं। तो काफ़ी टाइम ये टॉपिक लेने वाला है और यू नेवर नो कि किस आपके सिस्टम से आपका टॉपिक, आपका क्वेश्चन बना दिया जाए केवीएस में। तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो टॉपिक्स हमें सारे कवर करने पड़ेंगे एंड अच्छे से कवर करेंगे। एनसीईआरटी का कुछ छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फटाफट से। आइए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी कि पाचन एवं अवशोषण, ठीक है। तो देखिए डाइजेशन क्या होता है। एक एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज में हमें डेफिनेशन दी हुई है वो भी देख लेते हैं सबसे पहले। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज डाइजेशन, यानी कि जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा फूड इंटेक होता है, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, वो सारा डाइजेस्ट होता है। वो डाइजेशन कैसे कैसे, वो कैसे कैसे उसको पच रहा है हमारी बॉडी में जाकर, ये सारा प्रोसेस हमें पढ़ना है। इस प्रोसेस में काफ़ी सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके पढ़नी होगी। तो स्टार्ट करेंगे डाइजेशन से। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो जिसको हम हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं, तो ये दो पार्ट से मिलकर बना है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक्चुअली। तो पहला पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम आहार नाल बोलते हैं, और दूसरा है हमारा पाचन ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल वो आपका पूरा पार्ट है, वो पोर्शन है जहाँ से फूड हो के गुजरता है और एंड में जाके एनस के थ्रू, यानी कि गुदा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसके थ्रू वो पास हो जाता है, ठीक है। फूड पास होता है, क्या पास होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट, जो हमारा एनर्जी हमें दे रहा है, जो इम्पोर्टेंट है, जो फूड का जो पार्ट, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो वेस्ट होता है, वो सारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी इमेज से। और यहाँ पर इमेज जो मैंने बनाई हुई है इसको देखेंगे, ये पूरी एलिमेंट्री यानी कि आहार नाल की इमेज है, ठीक है। और कहाँ से फूड कैसे कैसे गुजरता है वो सारी चीज़ें देखनी है। तो देखो, इसका पेन चेंज करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फूड है वो अंदर हमने इंटेक किया उसका, ठीक है। यहाँ से फूड अंदर गया, अंदर गया फूड, यहाँ पे आया, ठीक है। इसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी को हम हिंदी में मुख गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा, माउथ से होता हुआ ओरल कैविटी में गया, ओरल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स में आया, और फेरिंग से होता हुआ फिर वो नीचे ईसोफेगस में गया, ठीक है। अच्छा, अब फेरिंग से वो ईसोफेगस में फूड एंटर करता है। वो इस पोर्शन में नहीं आता है। ये जो पोर्शन है आपका वो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, ठीक है। जो फेरिंग्स है उसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक है विंड पाइप ट्रैकिया, और एक है ईसोफेगस जिसको हम ग्रसिका बोल रहे हैं, और विंड पाइप को हम श्वास नली बोलते हैं, ठीक है। ये दो ओपनिंग्स हैं जो फेरिंग्स में जाकर के खुलती हैं। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। ओरल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स में गया, ग्रसनी में गया, और ग्रसनी ग्रसनी से होता हुआ वो ग्रसिका में गया, यानी कि इसोफेगस में गया। वो इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक वहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन मौजूद होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, और हिंदी में हम उसको उपकंठ के नाम से जानते हैं। तो वो जो एपिग्लॉटिस उपकंठ होता है वो प्रिवेंट करता है फूड को, ताकि फूड जो है वो आपकी एयर वाली ट्यूब में ना चला जाए, विंड पाइप में ना चला जाए, जहाँ से हम एयर, जो हमारी, जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन होती है वो पास होती है वहाँ से, है ना। तो उसमें नहीं जाना चाहिए फूड। तो इसीलिए
एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है इस चीज़ को, ठीक है ना। फूड, अब फूड नीचे आया यहाँ से बोलस के फॉर्म में। बोलस क्या होता है? बोलस आपका वो पार्ट है, 1 सेकेंड। जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो वो ज़्यादा जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, वो सलाइवा उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो सारा मिक्स होकर एक बोलस बनाता है, जिसको हम फूड ही तरह का होता है, बट उसमें लिक्विड पोर्शन भी शामिल हो जाता है, तो उसको हम बोलस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फूड जो यहाँ से होता हुआ नीचे आया और स्टमक में एंटर करता है, यानी कि अमाशय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अमाशय में आपका फूड एंटर करता है, ईसोफेगस से होता हुआ वो आता है। यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, ठीक है। ईसोफेगस से यानी कि ग्रसिका से जब फूड हमारा अमाशय में जाता है तो एक ओपनिंग होती है। वो ओपनिंग हम बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे लिखी है। तो वो ओपनिंग ही इस काम को नियंत्रित करती है। इस ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम वो जो आपका पोर्शन है वो करता है। वो मस्कुलर स्पिंक्टर उसको हम नाम से जानते हैं, हिंदी में भी लिखा है, वो हम देखेंगे अभी। स्टमक से होकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, इस तरह से घूमता हुआ फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक पोर्शन है सबसे पहले जिसको हम केकम बोलते हैं। केकम में एंटर करता है, फिर यहाँ से वो ऐसे ऐसे करके एनस के थ्रू पास हो जाता है फूड, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, ये पोर्शन जो है ये पैंक्रियाज है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। ये आपका लिवर पोर्शन है, यकृत, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है ना। इन सब में कुछ आपके जो एंजाइम्स होते हैं, जूसेस होते हैं, जो कि आपके फूड के डाइजेशन में काम करते हैं, वो सारा इन इन चीज़ों में प्रोड्यूस होते हैं। पैंक्रियाज में भी कुछ जूस प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है। लिवर में बाइल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है वो बाइल। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद पूरा जो सिक्रीशन होता है एक कॉमन पाइप के थ्रू डिओडेनम में एंटर कर जाता है। डिओडेनम पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि छोटी आंत का पहला पार्ट डिओडेनम होता है, उसमें एंटर कर जाता है। तो कैसे एंटर करता है, कौन कौन सी डक्ट से निकल के, कौन कौन से पाइप्स होते हैं उसमें से निकल के वो एंटर करता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। वो डायग्राम के थ्रू समझना है, तो उसको लास्ट में आकर देखते हैं इस वीडियो के, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ये जो रेड पोर्शन में आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, और ये जो ब्लू पोर्शन में जो लिखे हुए हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डिओडेनम पहला है, जेजेनम दूसरा, फिर इलियम लास्ट में है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं ना। उसके बाद ये रेक्टम लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और फिर ये निकल जाता है एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड। पैसेज एक बार देख लेते हैं। माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स में गया, फिर ईसोफेगस में आता है, फिर स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर एनस में जाता है। ये आपका पैसेज है पूरा फूड का, एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम कहते हैं। अब कैसे कैसे, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखने हैं हमें, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखने से भी पहले एक बार स्टमक का थोड़ा सा पोर्शन समझ लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये ईसोफेगस है, ठीक है। ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से जस्ट स्टार्ट होता है आपका स्टमक। इतना पोर्शन आपका स्टमक का हुआ। अब ये जो ईसोफेगस है और ये जो स्टमक है, मैंने आपको बताया था एक ओपनिंग है, एक ओपनिंग है जो रेगुलेट करती है। मस्कुलर स्पिंक्टर के नाम से उस ओपनिंग को बोलते हैं, पेशीय अवरोधनी, ठीक है। क्या नियंत्रित करता है ये रेगुलेट करता है ओपनिंग को ईसोफेगस से स्टमक में, है ना। तो ये जैसे ईसोफेगस है, उसके बाद ये स्टमक आया, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम मस्कुलर स्पिंक्टर के नाम से जानते हैं, पेशीय अवरोधनी, ठीक है। अच्छा, स्टमक का सबसे ऊपर ये जो वाला पोर्शन होता है इसको फंडस बोलते हैं। उसके बाद ये वाले पोर्शन को कार्डियक, बीच वाला पोर्शन बॉडी कहलाता है, और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो पाइलोरिक है, ठीक है। सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ से स्टमक खत्म होता है और डिओडिनम वाला पार्ट स्टार्ट होता है।
डिओडिनम क्या है? इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डिओडिनम है, जो कि सी शेप्ड का होता है। ठीक है, तो डिओडिनम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब स्टमक से जो डिओडिनम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे भी एक ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग को कहते हैं हम पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है, ये ओपनिंग जो है वो रेगुलेट करती है स्टमक का खुलना डिओडिनम में। ठीक है, तो इस तरह की दो ओपनिंग्स आपने पढ़ ली, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, राइट। स्टमक की लोकेशन आपको पता होना चाहिए, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि ऊपरी बाएं भाग में, गुहा के ऊपरी बाएं भाग में ये लोकेटेड रहता है स्टमक। ठीक है, ओके। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं, पाचन ग्रंथिका। उससे भी पहले एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सब का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ कहाँ से होता है? सबका अलग अलग तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और प्रोटीन्स का स्टमक में जाके होता है, उसका मुंह से कुछ नहीं होता, प्रोटीन हम अंदर लेते हैं और स्टमक में फिर डाइजेशन स्टार्ट होता है। फैट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है सीधा, और न्यूक्लिक एसिड का भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है सीधा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख ली। चलिए, ये हो गया, ये आपका काम आएगा बाद में जब हम डाइजेशन प्रॉपर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, वो चीज़ जब हम देखेंगे तो हम ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने 3 तरीके के दे रखे हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि माउथ में मौजूद होता है, लिवर और पैंक्रियाज। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियां, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स में कुछ सलाइवरी अमाइलेज वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, लिवर में आपका बाइल प्रोड्यूस होता है, और पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। डाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो सारे एक एक हम जूसेस पढ़ लेंगे। ठीक है, तो तीनों में ही अलग अलग तरीके के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज को हम क्या कहते हैं? अग्नाशय। तो पैंक्रियाटिक जूस को हम बोलेंगे अग्नाशय रस। ठीक है, अग्नाशय रस। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड भी है बॉडी का, 1.2 से 1.5 केजी तक का इसका वेट रहता है। यकृत इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के ग्लैंड्स हो गए, इसमें अलग अलग तरीके के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये एक आपका डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैंने आपको बताया लिवर हो गया, ठीक है, पैंक्रियाज हो गए, तो ये इन सब चीज़ों में क्या होता है? आपके एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, कुछ सिक्रीशंस हैं, कुछ जूसेस हैं जो सब सिक्रीट हो रहे हैं। अब वो ये सब तो सिक्रीट कर देते हैं, अब लेकिन ये कहीं भेजेंगे भी ताकि डाइजेशन हो सके। और डाइजेशन जो है, और कहाँ कहाँ हो रहा है? स्टमक में हो रहा है ना, माउथ में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, इन सब जगहों पे डाइजेशन हो रहा है। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये अपना जो भी सिक्रीशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे भेजते हैं वो हमें देखना है। इसके लिए ही ये डायग्राम आपका बनाया गया है। इस डायग्राम को और क्लियर एनसीईआरटी डायग्राम को देखेंगे, ये मैंने जस्ट बना दिया है ताकि आप हिंदी में देख सकें पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, पहले ये देखते, देखो जैसे पैंक्रियाज है ना, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, इनमें जो भी जूस वगैरह, बाइल वगैरह, पैंक्रिया, अग्नाशय रस हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी प्रोड्यूस होती हैं वो कहाँ जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में एंटर करती हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वो डाइजेशन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन सब छोटी आंत में होता है। ठीक है, पाचन, अवशोषण, सारा चीज़ छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे ये सारे अपने सिक्रीशन जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, रस वगैरह, जो भी जूसेस वगैरह हैं, वो सब डिओडिनम में जा कर के ये अपना छोड़ देते हैं, और फिर वहाँ पे डाइजेशन होता है और ब्रेक डाउन होता है चीज़ों का। तो वही चीज़ देखनी है कि कौन कौन से पाइप को हम क्या क्या बोल रहे हैं। सी,
ये पोर्शन हमारा गॉल ब्लैडर का है, ठीक है। गॉल ब्लैडर से जो पाइप निकल, जो भी गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है, ठीक है, जो भी बाइल वगैरह जो भी गॉल ब्लैडर में स्टोर करा हुआ है वो इस पाइप के होते हुए यहाँ पे आता है। ये जो है लिवर के आपके यकृत के डक्ट्स हैं, जिनको हम यकृत वाहिनियाँ बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस हुआ है लिवर में, वो इन डक्ट्स के थ्रू इस पाइप में आता है। अच्छा, अब एक चीज़ समझने वाली है, जब ये दो डक्ट्स आपस में मिलते हैं तो इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। उसके बाद जब ये गॉल ब्लैडर वाला डक्ट और ये वाला कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलता है, इसे हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, ठीक है। समझे अब इस चीज़ को? फिर से देखेंगे। ये दो डक्ट्स मिले जहाँ पर, उसको हमने कॉमन हिपैटिक डक्ट बोला है। उसके बाद ये गॉल ब्लैडर वाला डक्ट जहाँ पर मिलता है आकर, ये कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं इसको। फिर अब ये कॉमन बाइल डक्ट ग्रीन वाला जो कलर का है, ये होते हुए यहाँ पर आया। ये जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पैंक्रियाज वाला डक्ट है। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको हम हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कौन दोनों? ये कॉमन बाइल डक्ट, ये वाला, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट, ये जब आपस में मिलते हैं तो हम इसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट सारा सिक्रीशन लेकर, जो भी लिवर से आया है, जो भी गॉल ब्लैडर से आया है, जो पैंक्रियाज से आया है, ये सारा अपना सिक्रीशन, जूसेस, रस वगैरह सारी चीज़ें लेकर के ये डिओडिनम में एंटर करता है, ठीक है। तो डिओडिनम आपका क्या है? पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके बाद दूसरे पार्ट में जाएगा, तीसरे पार्ट में जाएगा, इस तरह से सारा डाइजेशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके के हमने याद रखने हैं कि कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या है, कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट कौन सा है, ठीक है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर कि जो भी हमारा सिक्रीट हो रहा है वो कैसे कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ये चीज़ हमने देख ली। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो प्रॉपर डाइजेशन देखेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि शर्करा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उससे हम अपना डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वो माउथ से स्टार्ट होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ कहाँ गया, ठीक है, कैसे कैसे हुआ। फिर हम प्रोटीन का देखेंगे, इस तरह से फैट्स का भी देखेंगे। सारी चीज़ें हम देखेंगे, ये हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक और वीडियो लगेगी, ठीक है। एक पॉइंट के लिए मैंने ये खोला है, एक पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, दिस वन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बोलस जो आपका हुआ, ठीक है, फूड आपने अंदर लिया, सलाइवा उसमें मिक्स हुआ, वो बोलस बना, यानी कि लार आपकी उस फूड में मिक्स हुई, ठीक है, एंजाइम्स मिक्स हुए, वो बोलस बना। अब ये बोलस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ग्रसिनी यानी कि फेरेंक्स से होता हुआ वो ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका, तो ग्रसिका में जाता है। अब वो ग्रसिका कैसी है? ऐसी है, ठीक है, ईसोफेगस ऐसा है। अब फूड जो है ऐसे 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 होता हुआ आता है। ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। कौन सा? पेरिस्टालिसिस, ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। क्यों क्या ऐसा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि बिल्कुल ऐसे होता है आपका पाइप ईसोफेगस वाला। अब इसमें से फूड किसी भी साइज का, किसी भी तरीके का फूड इसमें से पास हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फूड आया, ये मोटा हुआ पोर्शन, ठीक है, इस तरह से इस तरह से, मतलब इस तरह से होते हुए फूड आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। तो इसीलिए एक ऐसी वेव हुआ है, वेव्स बन जाती हैं। तो इसी को कहते हैं हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो ये आपको याद रखना है, राइट। बाकी चलिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको डाइजेशन में समझा दूंगी, है ना। डाइजेशन हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएंगी कि सलाइवा में क्या क्या मौजूद होता है। जो आपकी लार है, जो आपकी ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा में जो आपकी लार प्रोड्यूस होती है,
तो वो लार क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है, वो सारी चीज़ें आपको डाइजेशन में पता चल जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे, पार्ट 2। डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ओके, तो यहाँ लिखा है डाइजेशन ऑफ फूड माउथ से। इसको आप माउथ से नीचे लिख लीजिए, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन यानी कि डाइजेशन होता है माउथ से शुरू। ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। चलिए, अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट का है वो आपका माउथ से शुरू हो रहा है, तो यानी कि माउथ में कुछ एंजाइम्स होंगे ज़रूर, है ना। कुछ एंजाइम्स होंगे जो उस कार्बोहाइड्रेट वाले फूड पर एक्ट कर रहे होंगे, ताकि वो अपने कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है वो अभी, है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो उस जटिल पदार्थ को हमें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि पहला जो स्टेप होगा वो माउथ में होगा, और जो पहला स्टेप था वो था ब्रेक डाउन का, किसमें, यानी कि जो स्टार्च है, हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी बोलते हैं, है ना, स्टार्च, और ये पॉलीसैकेराइड्स यानी कि अपने जटिल फॉर्म में है, तो वो पॉलीसैकेराइड्स से किस में चेंज होता है, डाइसैकेराइड्स में चेंज होता है। अब ये डाई यानी कि पॉली मतलब बहुत सारे, डाई मतलब दो, और दो से भी वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है मोनो में, यानी कि एक में, जो आगे होगा। फिलहाल माउथ में पॉली से डाई में आया, यानी स्टार्च से वो मैल्टोज में आया, जिसको हमने द्विशर्करा बोला, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में द्विशर्करा। तो स्टार्च से माल्टोज में वो कन्वर्ट हुआ, और एंजाइम कौन सा लगा, एंजाइम लगा सलाइवरी अमाइलेज। इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, आप इसको लार वाला अमाइलेज बोल सकते हैं, सिंपल, ठीक है। लार में जो अमाइलेज, आप इस तरह से लिख सकते हैं, अमाइलेज को अमाइलेज ही बोलेंगे हिंदी में। तो यानी कि जो एंजाइम हमारा पहला लग रहा है वो सलाइवरी अमाइलेज लगा, ठीक है, जो कहाँ से आया, जो माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना, जो हमने पिछली वीडियो में देखा कि कौन सा ग्लैंड है, सलाइवरी। तो इसको हिंदी में कौन सा नाम दिया था हमने, लार ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथियाँ जो थी हमारी, वहाँ से सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट हुआ था, ठीक है। तो वही अमाइलेज जो हमारा एंजाइम हो गया, ये इस काम को करता है। ये पहला स्टेप हो गया आपका, ठीक है। चलिए, एक और एंजाइम यहाँ पर सिक्रीट होता है जो कि है लाइजोजाइम, ठीक है। लाइजोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, लार में ही हमारे उपस्थित होता है, यानी कि सलाइवा में ही वो मौजूद होता है हमारा क्या, लाइजोजाइम। और वो एक ऐसा एजेंट की तरह काम करता है जो हमारे माउथ में इन्फेक्शन ना हो जाए, उस चीज़ को ध्यान रखता है बेसिकली लाइजोजाइम। ये इसलिए है ताकि हमारे माउथ में जीवाणुओं का संक्रमण रोका जा सके, ठीक है। तो ये आपने पहली चीज़ पढ़ ली, जो हमने देखा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट्स इन माउथ, यानी कि माउथ में, मुंह में उसका शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट माउथ से होता हुआ ईसोफेगस में, यानी कि ग्रसेना, हिंदी में देख लो भाई, इतने वर्ड्स तो हिंदी में मुझे याद नहीं है, क्या हमने लिखा था इसको, ग्रसिका, है ना। तो ग्रसिका से होता हुआ वो अमाशय में पहुंचता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अमाशय में, उसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका स्टमक में नहीं होकर के सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे कि किन किन चीज़ों में ब्रेक डाउन हो रहा है इसका, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना, यहाँ हमने लिखा हुआ है, छोटी आंत में जो भी पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि पैंक्रियाटिक जूसेस, यानी कि अग्नाशय रस, और ये वो कौन सा रस है, कौन से जूस हैं जो पैंक्रियाज सिक्रीट करते हैं। हमने पैंक्रियाज भी देख लिया है अपने डायग्राम में, है ना। तो जो पैंक्रियाज जो जूस सिक्रीट करते हैं उसको हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और जो इंटेस्टाइन जो कुछ जूसेस सिक्रीट करती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, वो भी कुछ जूस सिक्रीट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कुछ अग्नाशय रस है और कुछ आपका आंतों का रस है, ये सारा जो है छोटी आंत में काम आता है, ठीक है। अच्छा, तो वो ही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे, मतलब चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जो वो पहुंचा हमारा, पार्शियली अभी डाइजेस्ट हुआ है, यानी कि डाइसैकेराइड में बदला है, तो वो आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो और थोड़ा बदलना, देखो 30% हमारा माउथ में होता है, स्टार्च से माल्टोज में बदलना, जो हमने अभी ऊपर देखा वो 30% वहाँ पे होता है। उसका और भी ज़्यादा आपका
ये इंटेस्टाइन में शुरू होता है, ठीक है, स्टार्च से मैल्टोज में ही, और थोड़ा कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे वो आपका यूज़ होता है एंजाइम, वो है अल्फा अमाइलेज, ठीक है। कौन सा है? अल्फा अमाइलेज। और ये अल्फा अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज से अलग है, और ये अल्फा अमाइलेज जो है वो एक पैंक्रियाटिक जूस है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप लिखते जाइए कि पैंक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन से जूस हम बोलते जा रहे हैं। तो हमने पहला जूस तो देख लिया, अल्फा अमाइलेज आपका एंजाइम है, पैंक्रियाटिक जूस में ये मौजूद होता है, ठीक है ना, यानी कि अग्नाशय रस में, ठीक है। ये हमने देख लिया जो इंटेस्टाइन में काम हो रहा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इंटेस्टाइनल जूसेस आते हैं, जो इंटेस्टाइन्स जो सिक्रीट कर रही हैं, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, यानी कि आंत की जो आपकी ग्रंथियां हैं, वो जो सिक्रीट कर रही हैं, वो वाला जो रस है उसके थ्रू क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब जो ये डाइसैकेराइड्स हैं वो मोनोसैकेराइड में चेंज होंगे, है ना। तो जैसे कि हमने देखा था माल्टोज जो स्टार्च से माल्टोज में बदला था, पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में बदला, और वो अब किस में बदला है? अब वो मोनोसैकेराइड में बदलेगा और ब्रेक डाउन होगा ना उसका। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये ऐसे इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। इसी तरह से सुक्रोज एक होता है, वो भी डाइसैकेराइड होता है। लैक्टोज होता है, वो भी डाइसैकेराइड होता है। ये सारे जो हैं अपने अपने फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इन सब में ये ब्रेक डाउन हो, इनका ये टूट जाते हैं इन सब में, ठीक है ना। और जो एंजाइम्स यहाँ पर लग रहे हैं वो आपने देखे यहाँ लिखे हुए, मैल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज, ठीक है। तो ये स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये जो आपके जूसेस हैं, एंजाइम हैं, जो भी हैं, ये आपके इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, ठीक है। आंतों का रस वाले जो जूस हैं वो हैं ये। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो हमने पैंक्रियाटिक जूस भी देख लिया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, हमने इंटेस्टाइनल जूस का भी काम देखा, और हमने अपने सलाइवरी ग्लैंड्स का भी काम देखा। तो ये तीनों चीज़ें हमने देखी, क्या क्या कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अपने प्रॉपर उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन इनका हो जाता है ग्लूकोज में, राइट। यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट के लिए रुकेंगे। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो प्रोटीन्स का पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है ना, जितना होना था स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई जो है आपका डाइजेशन नहीं होगा, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड होता है, जो भी बचा हुआ वेस्ट होता है जो, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ से वो रेक्टम और फिर वो एनस के थ्रू, गुदा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसके थ्रू वहाँ से पास हो जाता है, ठीक है ना। अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, प्रोटीन का जो पाचन है, प्रोटीन्स का जो डाइजेशन है, वो स्टार्ट होता है स्टमक से, आमाशय से शुरू होता है वो। अब कैसे कैसे होगा देखो, कार्बोहाइड्रेट का हमने माउथ से पढ़ा, अब हम प्रोटीन का स्टमक से शुरू करेंगे। प्रोटीन का माउथ से शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो स्टमक में हमारा प्रोटीन पहुंच गया, जो भी हमारा फूड होगा वो स्टमक में पहुंचा, प्रोटीन जिस जो प्रोटीन में रिच है ना, वो स्टमक में आया। स्टमक में जो है क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो कहाँ से आते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से आते हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में भी कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जिसको आप कहोगे जठर ग्रंथियां हैं, ठीक है। तो उन जठर ग्रंथियों में से जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। तो अब वो अमाशय में जो आपका वेट, अमाशय में गैस्ट्रिक जूस जो जठर यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है, वो है कौन कौन से हैं? म्यूकस, पेप्सिनोजेन एंड HCl, ठीक है। ये तीन आप याद रखेंगे, ये तीनों हैं जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से निकलते हैं। अब इन तीनों का काम देखते हैं कैसे कैसे है। देखो, ये जो पेप्सिनोजेन है ना, पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव है तो ये काम नहीं आ सकता, तो पहले इसको अपने एक्टिव फॉर्म में आना होगा, राइट। तो इनएक्टिव से ये एक्टिव फॉर्म में कैसे आता है? HCl इसको लेकर आता है, यानी कि HCl वो मीडियम क्रिएट करता है, वो एक ऐसा एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे इनएक्टिव से जो आपका पेप्सिनोजेन है, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो पेप्सिन सबसे पहला काम प्रोटीन के लिए स्टमक में जो शुरू हुआ वो ये है कि HCl की हेल्प से पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ,
अब जब ये एक्टिव हो गया तो पेप्सिन अब एक्टिव हो गया, अब ये काम आ सकता है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो आपके प्रोटीन्स हैं इसको ये ब्रेक डाउन, इसका ये ब्रेक डाउन करेगा। तो पेप्सिन काम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, पिंक में जो लिखा हुआ है ये पेप्सिन क्या कर रहा है, ये एक एंजाइम की तरह काम करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन को अब क्योंकि एक्टिव हो गया तो अब ये कर सकता है, तो प्रोटीन को ये प्रोटियोज में बदलेगा, ठीक है, और किस में, पेप्टोन्स में बदलेगा। तो इन दोनों चीज़ों में इसने बदल दिया, प्रोटीन्स को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा काम जो हमारा स्टमक में हो रहा है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो एंजाइम होगा जो इनएक्टिव है ना, वो है प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन जो है अपने एक्टिव फॉर्म में जब आएगा वो होगा रेनिन, ठीक है, क्या होगा, प्रोरेनिन से एक्टिव फॉर्म में वो आया रेनिन। अब ये रेनिन क्या करता है, ये एक मिल्क प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं सेजिन, उसको पेप्टाइड्स में चेंज करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। समझ गए आप इस चीज़ को? ओके। तो अभी हमने ये देखा कि प्रोटीन्स का जो पाचन हो रहा है, यानी कि प्रोटीन्स का जो डाइजेशन हो रहा है वो स्टमक में कैसे कैसे हुआ। हमने गैस्ट्रिक जूस देखे, यानी कि हमने जठर रस देखा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल रहा है, यानी कि जठर ग्रंथियों से निकल रहा है, ठीक है, म्यूकस, पेप्सिनोजेन एंड HCl। और ये तीनों तीनों कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, म्यूकस का भी नहीं देखा है, वो भी हम देख लेंगे। तो फिलहाल हमने एंजाइम का देख लिया है, तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे हो रहा है। अब जो है प्रोटीन स्टमक के बाद जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी गया, प्रोटीन्स भी जाएंगे, फैट्स भी जाएंगे, ठीक है, और आपका न्यूक्लिक एसिड्स भी जाएंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि आपकी छोटी आंत में जो अग्नाशय रस हुआ, अग्नाशय रस मतलब मैंने आपको बताया था पैंक्रियाटिक जूस जो है, राइट। हमने क्या देखा था, पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आया, पैंक्रियास से आया, और वो डिओडिनम में गया था ना, राइट, डिओडिनम में गया था। अपने उसने सारे सिक्रेशन, सारी सब कुछ जो भी उसने रिलीज किया था, जो भी उसने सिक्रीट किया था, वो सारी चीज़ें उसने कहाँ डाली थी, डिओडिनम में डाली थी। और डिओडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं उसने अपने सारे सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में डाले थे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने देख रहे हैं पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस, हमने अल्फा अमाइलेज देखा। अब हम और आगे कौन से अग्नाशय रस देख रहे हैं, वो ये लिखिए, ट्रिप्सिनोजेन। देखिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम तरीके से ही ये बोले जाते हैं। तो ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। चलिए ये सब आते हैं, तो हमने ये 3 तरीके के और देखे, आपको ये एज इट इज लिख लेना है, ओके। अच्छा, सब अपने इनएक्टिव फॉर्म में है, ये भी आप याद रखेंगे, तीनों ही अपने इनएक्टिव फॉर्म में है। पहले ये चेंज होंगे अपने एक्टिव फॉर्म में, तभी कोई काम आगे ये कर पाएंगे। तो पहले इनको चेंज कर लेते हैं हम, किसमें, एक्टिव फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एक्टिव फॉर्म में चेंज हुए ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिनोजेन से कीमोट्रिप्सिन, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज से कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है ना। तो ये तीनों अपने अपने एक्टिव फॉर्म्स में आ गए। लाया कौन, जैसे पिछली बार हमने देखा कि आपका जो पेप्सिनोजेन था वो पेप्सिन में आ रहा था, कौन लेके आया था, HCl। इसी तरह से इनको कौन लेके आया, इनको लेके आने वाला है एंटेरोकाइनेज, हिंदी में लिखा हुआ है, सेम तरीके से प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये भी सेम तरीके से प्रोनाउंस होंगे, बस लिख आप हिंदी में लेना। तो एंटेरोकाइनेज की मदद से ये सारे अपने इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुए, अब कुछ काम ये आगे करेंगे। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, एंटेरोकाइनेज आया कहाँ से, एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल जूस में से एक है, ठीक है, यानी कि आंतों का जो रस होता है उस वो है ये एक एंटेरोकाइनेज, ठीक है। ओके, अब ये सब अपने एक्टिव एंजाइम्स में बदलते हैं, ठीक है, एक्टिव एंजाइम्स में बदल चुके प्रो अच्छा ये सॉरी ये सेंटेंस में कंफ्यूजन हुआ है। अब ये सब एक्टिव एंजाइम्स बदलते हैं प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में। जैसे मैंने बताया कि अपने इनएक्टिव से एक्टिव में आ गए तीनों, आपको ये काम आगे करेंगे। ये अब क्या काम कर रहे हैं, तो ये जो काम कर रहे हैं वो अब जो प्रोटीन्स हैं, है ना, जो प्रोटीन्स हैं उसको चेंज कर रहे हैं ये डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने प्रोटियोज देखा है ना, पहले देखा था ना हमने प्रोटीन को किस में बदला था, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में, है ना, इन दो चीज़ों में बदल दिया था ना, स्टमक में ही इतना काम हो गया था हमारा।
अब जो ये पेप्टोन्स हो गया, प्रोटियोज हो गया, और जो और प्रोटीन हो गया, ठीक है, जो बचा हुआ प्रोटीन या जो भी है, इस तरह से इन चीज़ों को ये कन्वर्ट कर देते हैं डाइपेप्टाइड्स में। किस में कन्वर्ट हो गए ये? डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। और कन्वर्ट किसने किया? इन तीनों ने। समझ गए ना आप इस चीज़ को? बहुत आसान है। जैसे पेप्सिन ने किया था, इनएक्टिव से पेप्सिनोजेन पेप्सिन में आया, एक्टिव फॉर्म में आया, उसके बाद काम किया। इसी तरह से ये अपने एक्टिव फॉर्म में आए, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। चलिए, अब और क्या बच गया? अब हमारा इंटेस्टाइनल जूस भी बच गया। अभी हमने पैंक्रियाटिक जूस वाला देख लिया कि अग्नाशय रस कैसे कैसे काम किया। अब आंतों का जो रस है उसमें कौन है? डाइपेप्टिडेजेस, ठीक है, डाइपेप्टिडेजेस। ये डाइपेप्टाइड्स है ना, डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में चेंज किया गया है। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसने किया है? इंटेस्टाइनल जूस ने, डाइपेप्टिडेज, ठीक है जी। आपको समझ आ गया? डाइपेप्टिडेज एक इंटेस्टाइनल जूस हुआ जिसने क्या किया? डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में फाइनली कन्वर्ट कर दिया। अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आता है आपका फैट्स का डाइजेशन। देखिए, फैट्स का जो डाइजेशन है वो ना माउथ में हुआ है ना स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, सीधे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और जो काम करने वाला है वो अग्नाशय रस हुआ सबसे पहले, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, लाइपेज, यहाँ पर याद रखेंगे पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज आया। लाइपेज की मदद से होता है यहाँ पे काम। क्या हो रहा है? फैट्स जो है चेंज हुए डाइग्लिसराइड्स में। हिंदी में आपको ऐसे ही लिख देना है, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड्स में, ठीक है। अब मोनोग्लिसराइड से फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फैट जो है चेंज हो जाता है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को क्या कहते हैं। वसीय अम्ल, ठीक है, लिख लीजिए, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। आपको आई होप लिखना आता होगा, वसीय, ठीक है, वसीय अम्ल, राइट, प्लस ग्लिसरॉल आप लिख लीजिए हिंदी में, ठीक है ना। एक और चीज आप यहाँ नोट करेंगे, जो बाइल है, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में प्रोड्यूस होता है। ये इंपॉर्टेंट काम करता है क्या? फैट्स को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। बाइल में बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें एंजाइम नहीं होता कोई, याद रखेंगे, बाइल में एंजाइम नहीं होता कोई। तो ये जो बाइल है ये सिर्फ तोड़ने में मदद करता है, ये आप याद रखें, इतना आप लिख लीजिए, इतना आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड्स का पाचन। न्यूक्लिक एसिड्स का पाचन कैसे हो रहा है? अग्नाशय रस, सीधे हम पहुंचेंगे अग्नाशय रस पे, पैंक्रियाज पे, ठीक है। और इसका पाचन भी आपको मैं बता दूं कहाँ से हो रहा है, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ही, ठीक है। इसका पाचन भी सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होगा। तो पैंक्रियाटिक जूस सीधा काम करेगा अपना जो, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूस में जो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में काम करता है वो है न्यूक्लियस, ठीक है, लिख लीजिए, न्यूक्लियस पैंक्रियाटिक जूस है एक, जो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में काम करेगा। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज हुआ, किसकी मदद से? अग्नाशय रस की मदद से, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है, टाइड से वो साइड में आया। अच्छा, यहाँ तक चेंज होने के बाद अब क्या हुआ? इंटेस्टाइनल जूसेस काम करेंगे, आंतों का रस काम करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स से न्यूक्लियोसाइड्स में, कैसे? न्यूक्लियोटिडेज, न्यूक्लियोटिडेज, या कह लो आप न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है, ये इंटेस्टाइनल जूस है। तो ये मदद कर रहा है न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड्स में। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स फाइनली चेंज हो गए हैं शुगर्स प्लस बेस में, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है वो भी न्यूक्लियोसाइडेज है। यहाँ न्यूक्लियोटाइडेज है, यहाँ न्यूक्लियोसाइडेज है। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है भाई, कन्फ्यूजन आपके लिए हो सकता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट इसमें कोई ऑप्शन भी हमारे पास बचता नहीं है। अभी आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे ना तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ आएगा नहीं। तो इससे सिंपलर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा, ठीक है। तो आपको ये समझना है।
तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लिक एसिड्स का भी डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले काम किया पैंक्रियाटिक जूस ने, फिर काम किया आंतों के रस ने। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा है ना, अब ऐसा नहीं है जो हम खा रहे हैं वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है ना, जिनका जिनका हम कहेंगे कि पाचन होने में तकलीफ़ें होती हैं या फिर प्रॉब्लम आ जाती है, इतना इजीली वो नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाती हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में का काम क्या है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, अब उसको लार्ज इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं करता। जो भी अनडाइजेस्टेड है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट ही रहता है, वहाँ से होता हुआ वो निकल जाता है, आगे और चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, यानी कि आपका मलाशय में चला जाता है। ठीक है, और वो मल बनकर यानी कि फेसेस बनकर, आप कैसे भी प्रोनाउंस करो आप इस टर्म को, है ना, कुछ फेकेस बोलते हैं, कुछ फीसेस बोलते हैं इसको, तो वो मल बनकर फीसेस बनकर आपका पास हो जाता है एनस के थ्रू। एनस क्या है, गुदा। ठीक है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम उसको अब डाइजेस्ट करना नहीं है, उसको पास करा देना है बस आगे की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है कि अब वो एब्जॉर्प्शन भी करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है अवशोषण करना, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर का, मिनरल्स का, ड्रग्स का, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। और एक काम होता है म्यूकस सिक्रीशन का भी। ठीक है ना, म्यूकस को आप क्या कहते हो हिंदी में, श्लेष्म। इसका सिक्रीशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली। अच्छा, अब है अनडाइजेस्टेड और जो अब ऐसा भी नहीं है कि सारा ही एब्जॉर्ब हो जाए, तो कुछ अनएब्जॉर्ब्ड यानी कि जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, ऐसे सब्सटेंस जिसको हम पीसेस बोल रहे हैं, वो मलाशय के थ्रू पास हो जाता है। मलाशय में रहता है, स्टोर रहता है, और फिर वो एनस के थ्रू पास होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का साइज जो है 7.5 मीटर्स लॉन्ग, बड़ी आंत का 1.5 मीटर लॉन्ग। इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार आया था। छोटी आंत के पास देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ फिंगर लाइक इस तरह से कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाय बोलते हैं। वो किस लिए होते हैं, ताकि वो सरफेस एरिया को, हाँ, जो सतह है, जो आपका सतह क्षेत्रफल है, उसको वो बढ़ा सकें, ताकि एब्जॉर्प्शन और आसानी से हो जाए, है ना। देखो माउथ में मैं आपको बताऊँ, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, आपका मुंह में भी हो रहा है ना, और स्टमक में भी कुछ कुछ होता है। तो एब्जॉर्प्शन सब में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ विलाइज होते हैं जिनके थ्रू ये काम होता है। चलिए अब टीथ के बारे में फटाफट से देख लेते हैं। टीथ, दांत जो हैं हमारे लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। एक बार स्थाई होते हैं और एक बार अस्थाई होते हैं। अस्थाई पहले आ जाते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना दूध के दांत हैं ये अभी टूटेंगे, तो वो वाली चीज़, तो उनको हम प्राइमरी बोलते हैं, अस्थाई, है ना। वो परमानेंट नहीं है, मतलब टेम्पररी है, टूट जाएंगे अभी। प्राथमिक दांत इनको कह देते हैं। इनका ये 20 होते हैं, ये बच्चों में होते हैं, और ये 20 होते हैं दांत। फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, वो ये है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, परमानेंट जो दांत होते हैं वो स्थायी होते हैं, वो 32 होते हैं, सभी को पता है, और फॉर्मूला इसका ये होता है। ये चीज़ तो आप नोट डाउन कर लीजिए। इस अरेंजमेंट को ना, 2 बार दांत आने वाली अरेंजमेंट को हम डाइफियोडोंट कहते हैं। ठीक है, डिफियोडोंट कह लो, डाइफियोडोंट कह लो, वट एवर यू प्रोनाउंस, तो उसको ये हम इस अरेंजमेंट को हम डिफियोडोंट बोलते हैं। चलिए, अब यहाँ 20 है, यहाँ 32 है, फर्क कहाँ आता है, देखिए जो हमारे दांत हैं वो 4 उसमें डिवाइडेड हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। सबको पता है ये चीज़। इंसाइजर देखो ऊपर के भी होते हैं और के भी होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं ना, ऊपर नीचे दोनों दांत होते हैं हमारे मुंह में। अच्छा, चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, इंसाइजर्स जो होते हैं ऊपर 4 नीचे 4, कैनाइन्स ऊपर 2 नीचे 2, मोलर्स ऊपर 4 नीचे 4। प्री मोलर्स नहीं होते बच्चों में, जो दूध के दांत होते हैं उसमें प्री मोलर्स शामिल नहीं होते हैं। तो फ़र्क यहाँ पे भी आता है, और एक फ़र्क यहाँ पे भी आता है, यहाँ 4 हैं और यहाँ 6 हैं, हाँ। तो परमानेंट में 4 4 2 2, यहाँ 6 6 आ गया, और प्री मोलर्स भी आ गए 4 4।
ठीक है, ये चीज़ हो गई। लिख लीजिए आप ये सारी चीज़ें। हर दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है जिसको हम थिकोडोंट बोलते हैं। ओके। हम्म। राइट, ये लिख लीजिए। एक सरफेस होता है हार्ड च्यूइंग सरफेस, उसको हम इनेमल बोलते हैं। दांतों की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है, दैट इज कॉल्ड इनेमल। या याद रखेंगे वर्ड्स, है ना। नाइट्रोजन छोटी आंत में होता है, लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। 10% मुंह में हो जाता है, अमाशय में होता है कुछ कुछ, बड़ी आंत में होता है कुछ कुछ। ठीक है, लिखा हुआ है मैंने सब कि क्या हाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। नहीं, छोटी आंत में ये सब हो रहा है। मुंह में आपके ड्रग्स मेडिसिन जो होती है, स्टमक में आपके वाटर हो गया और सिंपल शुगर हो गई, बड़ी आंत में आपका वाटर मिनरल्स ड्रग्स ये सब हो जाता है। अच्छा ठीक है, पैंक्रियाज जो अग्नाशय होता है वो 60 ग्राम, करीब 60 ग्राम, अबाउट 60 ग्राम्स का होता है, ग्रेइश पिंक कलर का होता है। तो आई थिंक आपने ये चीज़ें सारी नोट कर ली होंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा, है ना। हार्ड च्यूइंग सरफेस को हम इनेमल बोलते हैं। तो ये आपका तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो गया है। एंड इतना आपके लिए इनफ है कर लेना। अब जो आगे हम करेंगे वो हम रेस्पिरेशन करेंगे, सांस वाली चीज़ करेंगे, है ना। तो उसमें भी टाइम लगेगा, उसको भी कंप्लीट करेंगे। वेट करिए बस, वीडियोस कंटेंट थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए आने में। अब ये मत सोचना स्टॉप हो गई हैं वीडियोस, आएंगी, है ना। धीरे धीरे आपको कोर्स कंप्लीट कराएंगे, साइंस हिंदी मीडियम। और कोशिश करेंगे ईवीएस भी स्टार्ट करें फटाफट से। चलिए, थैंक यू सो मच।